आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 22 सितंबर शुक्रवार का दिन है ये। मैं खुशबू कुमार लेकर हाजिर हूँ आपका फेवरेट पॉडकास्ट आज का दिन। भारत और कनाडा के रिश्ते 21वीं सदी में अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स में कैसे इसे देखा जा रहा है, जस्टिन ट्रूडो के लिए ये कितना फायदे या घाटे का सौदा रहा, साथ ही इंटरनेशनल मीडिया में इस पर क्या लिखा और बोला जा रहा है, इसी से करेंगे आज पॉडकास्ट की शुरुआत। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा सूबा राजस्थान, जो चुनाव के सिरहाने पर खड़ा है, वहां दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में से कौन ज्यादा एकजुट नजर आ रही है और क्यों, इसकी टोह लेंगे। और आईसीसी वर्ल्ड कप से ठीक पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में भिड़ रही हैं। आज मोहाली की भिड़ंत में कौन भारी पड़ेगा, रोहित और विराट की गैर मौजूदगी में कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं, इस पर भी चर्चा होगी। मगर पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस की बारी है। सुनिए शुभम तिवारी से। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल हुआ पास। 215 सांसदों ने इसके समर्थन में डाले वोट, विरोध में एक भी वोट नहीं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। गैंगस्टर सुखदूल सिंह और सुक्खा दुनके की हत्या के बाद मिली लाश, कनाडा पुलिस ने शुरू की जांच। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फिर दोहराया, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट के शामिल होने के हमारे पास विश्वसनीय सबूत। झारखंड में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे डॉक्टर, इमरजेंसी सेवाएं भी रहेंगी बंद। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट करेगी सुनवाई। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज। मैच चंडीगढ़ के मोहाली में दोपहर 1:30 बजे से। सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। कनाडा की संसद में ऐसा कहकर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा और भारत के रिश्तों में तकरार की स्थिति पैदा कर दी है। जवाब में भारत ने कनाडा के टॉप डिप्लोमेट को 5 दिन में देश छोड़ने को कहा। इसके बाद कल भारत सरकार ने कनाडा से इंडिया आने वालों के लिए वीजा पर पाबंदी भी लगा दी है। कनाडा ने यह दावा किया था कि G20 समिट के लिए अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाया था। कनाडा के इन आरोपों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है अरिंदम बागची, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जस्टिन ट्रूडो ने पीएम मोदी के सामने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि निज्जर की हत्या से जुड़ी कोई भी जानकारी कनाडा की तरफ से साझा नहीं की गई है। वहीं जस्टिन ट्रूडो ने कल एक बार फिर अपने बयान को दोहराया है और कहा है कि ये गंभीर आरोप है। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार इन आरोपों को गंभीरता से ले और हमारे साथ मिलकर काम करे। I'm repeating what I said on Monday afternoon, that there are credible allegations. ट्रूडो ने कहा कि हम कनाडा के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने और हमारे मूल्यों को बरकरार रखने की दिशा में काम करते रहेंगे। लेकिन उनके इस आरोप को कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स के नज़रिए से भी देखा जा रहा है, क्योंकि कनाडा में 2 से 3% सिख आबादी है और माना जाता है कि उन्हें लुभाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इस मसले को समझने के लिए हम पहुंचे कनाडा के पड़ोसी देश अमेरिका की राजधानी में रहने वाले जर्नलिस्ट रोहित शर्मा के पास। रोहित, अपीजमेंट पॉलिटिक्स एक टर्म है जो हम इंडियन पॉलिटिक्स में अक्सर सुनते आए हैं। क्या कनाडा में भी ये उतना ही पॉपुलर है? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के बयान से तो यही इशारे मिलते हैं कि वहाँ की सिख आबादी को अपीज करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। देखिए, बहुत सही सवाल आपने पूछा। उस पॉपुलेशन को अपीज करने की जो रणनीति रही है, ये इनकी खुद की नहीं रही है। आई थिंक इससे पहले भी जो पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं वहां पे उन्होंने किया है। और देखिए, मैं ये बार बार कहता हूँ, ये मैं अपने हवाले से कह सकता हूँ, अमेरिका के हवाले से भी कह सकता हूँ कि माइनॉरिटीज को अपीज करना एक वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात होती है। और ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने भी कहा था कि देखिए, आप वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है उसको छोड़ दीजिए, आप उसे डिप्लोमेटिकली और आप उसको फॉरेन पॉलिसी में नहीं ला सकते। दूसरी चीज, इससे क्या लाभ हो रहा है जस्टिन ट्रूडो को, ये अभी फिलहाल मुझे, और इनफैक्ट कैनेडियन मीडिया में भी मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा लग रहा है उन्हें कोई लाभ हो रहा है इस चीज का। देखिए, पार्लियामेंट का पहला दिन था,
उस दिन उनके पास बहुत सारे सवाल आने वाले थे, इकोनॉमी को लेके आने वाले थे सवाल हाउसिंग क्राइसिस जो चल रहा है कनाडा में उसको लेके आने वाले थे। उनकी जो रेटिंग्स है वो काफी नीचे जा रही है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक डाइवर्जन टेक्निक जो है इस्तेमाल की, और वो भी इस तरह कि पूरा जो विश्व है वो बैठ के देख रहा है कि कनाडा में हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। और जो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के एडवाइजर्स हैं, थोड़े बहुत जो उनके जो ओपोनेंट्स हैं, वो भी थोड़े शॉक्ड है इस चीज से, या इस जिस लहजे से उन्होंने ये चीज कही है या करी है। और एवरीबडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या सचमुच ये इशू इतना बड़ा है कि जिसके लिए आपने भारत और कनाडा के संबंधों को जो है जोखिम में डाल दिया है। तो उनके लिए बहुत ज्यादा ये ट्रबलसम समय जा रहा है। और आप देखिए, पहले दिन जब उन्होंने पार्लियामेंट में इतना बड़ा बयान दिया, उसके बाद 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा देखिए हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम इंडिया के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, हम समझते हैं इंडिया कितना बड़ा मार्केट है। तो कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ते हुए दिख रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, घर पे भी और बाहर भी। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक मिस्टेक होगी। अच्छा रोहित जी, कनाडा में बहुत बड़ा वोट बैंक तो नहीं है सिखों का, और जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी अलगाववाद या खालिस्तान के समर्थक तो हैं नहीं। तो आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर वो घर और बाहर दोनों जगह अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। तो भारत के साथ रिश्तों को उन्होंने खटास में डाल ही दिया है, तो फायदे के चक्कर में उन्होंने अपना नुकसान तो नहीं करा लिया? हर पार्टी की वैल्यूज होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की लीनिंग्स होती है। आई थिंक उनकी जो पार्टी है, कहीं ना कहीं उसमें ये जो लिबरल फैक्शन है, ये उनको भी अपीज करने की कोशिश की गई है कि हम माइनॉरिटीज के लिए ये कर रहे हैं, या हमारी पार्टी इस चीज के लिए खड़ी होती है, या हमारा देश जो है इन चीजों के लिए बना हुआ है। और ये सवाल आज का नहीं है। देखिए, जब 84 के बाद जब एयर इंडिया के प्लेन को जब बॉम्ब किया गया था, उस समय भी ये बात आई थी कि ये जो टेररिस्ट एलिमेंट्स है इन्हें भारत को सौंप दिया जाए, या इन चीजों को पनपने ना दिया जाए। लेकिन क्योंकि उस समय जमाना अलग था, भारत को शायद समझने वाले लोग कम थे, भारत की इंटरनल चीजों को समझने वाले लोग कम थे। मुझे लगता है कि उस समय इन्होंने जो गलती की, आज उसका भुगतान हो रहा है। और आप देखिए, अगर आप एक आम कैनेडियन से पूछे, और मेरी एक बहुत अच्छी मित्र हैं जो वैंकूवर में रहती हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो मुझे बता रही थी कि जो गैंग जिस तरह से बने हैं खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों के, जिस तरह से क्राइम होता है उनके सबर्ब्स में, ये सारी चीजें एक एक आम कैनेडियन वोटर के लिए कोई शोभा का रीजन नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस ट्रैप में अब ट्रूडो फंस चुके हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अगले साल चुनाव भी है, वहां पे कहीं ना कहीं उनके जो ओपोनेंट है जगमीत सिंह, वो भी इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रैप है, इसके कारण कनाडा बैकफुट पे चला गया है। और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई उनको खास फायदा होने वाला है। तीसरी चीज, अगर आप इसे एक डिप्लोमेटिक तरीके से देखें, तो पूरे विश्व में हर किसी देश को इतनी तो समझ है कि भारत की इंपॉर्टेंस क्या है। मुझे नहीं लगता कि कनाडा ने कभी एस्टिमेट किया होगा कि भारत का इतना क्लाउड बढ़ चुका है कि उनके खुद के एलाइज उन्हें अकेला छोड़ देंगे। साथ ही साथ जिस तरह से भारत ने एक रीढ़ की हड्डी दिखाई है, और जिस तरह से एनआईए कह रही है कि हमें इन लोगों को, ये लोग हैंड ओवर कीजिए, तो एक आम नागरिक के, जिनको शायद पता भी नहीं था कि खालिस्तानी मूवमेंट क्या है और इसमें कितने लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारे ऐसे लोगों को पता चल रहा है कि कनाडा ने ऐसे लोगों को पनाह दी है जो एक सेपरेटिस्ट स्टेट और एक टेरर आउटफिट से लिंक है उनका। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान जस्टिन को, ट्रूडो को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि आप वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं, जाहिर है कनाडा की खबरों पर भी नज़र रखते होंगे, तो अमेरिका और कनाडा की मीडिया जो है वो इस मसले को किस तरह देख रही है और वहाँ क्या कहा जा रहा है इस पर? यूजुअली हमने देखा है कि इस तरह की चीजों में जब भारत का नाम होता है तो वेस्टर्न मीडिया थोड़ा एक अलग बायस लेके चलती है, लेकिन बहुत ज्यादा बैलेंस रखा गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने सबसे पहले स्टोरी चलाई कि किस तरह कनाडा को सपोर्ट नहीं मिला अमेरिका और यूके से और ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से। उसके बाद अगर आप कनाडा के अखबार उठाएं तो वो भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ये सचमुच इतना इस तरह से इसे किया जाना चाहिए था। और जो बार बार हर कोई कह रहा है यहाँ पे भी कि अगर आपके पास प्रूफ है, अगर आपके पास सबूत है, तो आप उन्हें इस सबूत को प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे, आप उन्हें दे क्यों नहीं रहे। भारत बार बार ये कह रहा है कि आपके पास सबूत, आप हमें दीजिए, हम देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रूडो ने अपना जो हैंड है वो ओवर प्ले किया है। और ये यहाँ की मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया, ये बात समझ रही है और इसलिए बहुत ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच दिखा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है ये बात कि आप यूजुअली अगर इस तरह की कोई चीज होती है, और मैं अमेरिका का हवाला, मतलब अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ पे जिस तरह की मैं चीजें देखता हूँ, अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो यूजुअली ये मीडिया को लीक कर दी जाती है। ये सबूत जो होते हैं मीडिया को लीक कर दिए जाते, फिर उस पर खबर छपती और फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स बात करते। लेकिन 3 दिन हो गए इतना बड़ा आरोप लगा के, और उसके बाद अभी तक हमारे पास एक भी प्रूफ नहीं है
तो ये थे वॉशिंगटन डीसी में रहने वाले इंडियन जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित। और अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर से, जो कि है राजस्थान से, जहां चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव की तैयारियां भी जोर पकड़ने लगी हैं। सभी छोटी बड़ी पार्टियों के लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज उम्मीदवारों के नाम तय करना है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले कैंडिडेट लिस्ट नए नए बगावत पैदा करती है। कई टिकटार्थी इस लिस्ट में अपना नाम ना देख एक झटके में बागी हो जाते हैं और पार्टी को दे देते हैं भयंकर सिरदर्द। लेकिन राजस्थान की सियासत तो वैसे ही गुटबाजी और बगावत के लिए पिछले कुछ सालों से मशहूर है। कांग्रेस में अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट की खुली बगावत का किस्सा सबको पता है, कैसे गहलोत सरकार गिरते गिरते बची थी। इसके बाद दोनों गुटों में चली लंबी खींचतान पर लगाम लगी पार्टी आलाकमान के प्रयासों से। बीजेपी में भी अंदरूनी गुटबाजी की खबरें आती रहती हैं। पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रमों से वसुंधरा राजे की दूरी बताती है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। राजस्थान के पॉलिटिक्स का पहिया मुख्यतः इन्हीं दो पार्टियों के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन इनकी खुद की गाड़ी कितनी पटरी पर चल रही है, जानने के लिए हमने बात की जयपुर में रहने वाले और राजस्थान की राजनीति पर पैनी निगाह रखने वाले इंडिया टुडे मैगजीन के डेप्यूटी एडिटर रोहित परिहार से। रोहित जी, गहलोत और पायलट की अदावत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन पिछले दिनों सेंट्रल लीडरशिप ने दोनों के बीच की जो खाई पाटने की कोशिश की थी, क्या वो कामयाब नजर आती है आपको? और जैसे जैसे चुनाव अभी करीब आते जा रहा है, इसे बनाए रखना कितना आसान रहने वाला है? कांग्रेस आज की डेट में बीजेपी के मुकाबले में ज्यादा यूनाइटेड लग रही है और इसमें पब्लिकली अशोक गहलोत और सचिन पायलट कोई इस तरह की चीज नहीं कर रहे। ठीक है, दूरी तो उनमें बिल्कुल साफ नजर आती है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि जैसे लोगों को लगे कि भाई ये दोनों अलग अलग हैं या इसके कारण उसको वोट नहीं देना और उसके कारण इसको वोट नहीं देना। और एक यूनाइटेड है, ऐसा लग रहा है कि सब मिलके ही एफर्ट किया जाए। बाकी अभी जब टिकट बन रही है तब फिर हो सकता है दोनों में से कोई ज्यादा भड़क जाए या एक दूसरे को नीचे दिखाने की बात हो जाए। जैसे खड़गे साहब ने फिर याद करा दिया था कि हमें गिराने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन हम कमिटेड कांग्रेसियों के कारण सरकार में हमारी बच गई थी, भीलवाड़ा में उन्होंने कहा। लेकिन प्रियंका गांधी आई है, वो अभी टोंक में निवई में आई है, जो पायलट साहब का एरिया है उसके पास ही इनकी टोंक कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो उससे देखने में ये लगता है कि, और उसका एक पर्पस भी यही था कि अपनी सपोर्ट दिखाना सचिन पायलट को, और जो सचिन पायलट का वोट बैंक है वो थोड़ा इंटैक्ट रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वो बिखर जाए कि पायलट मुख्यमंत्री तो बनते ही नहीं तो कांग्रेस को मजा सिखाते हैं। जो तीन नेता थे, शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौर और तीसरे अपने महेश जोशी, इनके खिलाफ तो सुनने में आ रहा है कि एक दो दिन पहले हाईकमान ने फैसला कर लिया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो कुछ हुआ हो गया है ना, नोटिसों का उनका जवाब सेटिस्फाई मान लिया होगा। और ये भी एक यूनिटी की तरफ ही जाता है और उससे ठीक है, थोड़ी सी निराशा तो होती है, लेकिन पायलट इस चीज को समझ चुके हैं कि भाई इस मौके पे, इसीलिए वो बिल्कुल शांत हो गए हैं। जो उनकी 2 मीटिंग्स हुई खड़गे से, राहुल गांधी से, उसके बाद उनको ये मैसेज क्लियर हो गया कि भैया आप गहलोत पे ही छोड़ दो और जितना आप सहयोग कर सकते हैं कर लें, तो हम अगले 5 साल में आपका कुछ हो सकता है, अदरवाइज अगर पार्टी हार गई तो ब्लेम भी आप पर आएगा। तो इससे अच्छा यही है कि एक बार फिर आप एफर्ट कर लीजिए। तो पायलट उस तरह का एफर्ट तो नहीं कर रहे जो उन्होंने पहले किया था, लेकिन अब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो जरूर जा रहे हैं। जब टिकट कटेंगे तब कौन कितना विद्रोह करता है, ये बात बड़ी देखने वाली रहेगी उस वक्त, क्योंकि असली टेस्ट तो तभी होगा कि पायलट क्या अपने ग्रुप को इकट्ठा रख सकते हैं उस वक्त। ठीक है, और अब हम बीजेपी की अगर बात करें तो वहाँ भी सब कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है। वसुंधरा राजे प्रदेश में चल रही पार्टी की परिवर्तन यात्राओं से लगातार गायब हैं। अपने इलाके झालावाड़ तक में भी वो हिस्सा लेने नहीं पहुंची है। तो चुनाव को लेकर एक रहस्यमयी चुप्पी साधी हुई है उन्होंने। तो क्या बीजेपी ने उनसे दूरी बनाई हुई है या वसुंधरा राजे ने खुद को दूर कर रखा है? ज्यादा फैक्शनलिज्म अचानक नजर आने लग गया है। अगर हम देखें तो कैलाश मेघवाल जी के साथ हुआ ऐसा, फिर सुरकता व्यास की इंसल्ट की गई है, और इसको देखते हुए, और वसुंधरा राजे, आपने ठीक कहा कि वसुंधरा राजे डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं। आप वो कह रही है कि भाई मेरा चेहरा दिखा दिया जाता है, भीड़ आ जाती है, और कह रहे हैं कि मेरे को साथ लेके चल रहे हैं, जबकि मेरे को साथ लेकर नहीं किया जा रहा। और परिवर्तन यात्रा जो इनकी थी वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, और उनके कंक्लूजन था कि 4 जगह से शुरू हुई है तो, और 4 जगह कंक्लूजन में बहुत बड़ी रैलीज करनी थी। वो रैलीज कर ही नहीं पा रहे हैं ये लोग। कोई सुनने में नहीं आया कि कुछ रैलीज की है, अच्छा हुआ, कहीं 1000 लोग, कहीं 2000 लोग, इससे ज्यादा शायद एक आध जगह ही है 5-7 हजार लोग इकट्ठे हुए एक दो जगह, अदरवाइज ज्यादा लोग ही इकट्ठे नहीं हुए उसमें। क्योंकि वसुंधरा राजे बहुत ज्यादा लोग, इसलिए वसुंधरा राजे ने विड्रॉ कर लिया कि ठीक है, अगर आपको नहीं मेरे को इन्वॉल्व करना या मैं स्ट्रेटजी में नहीं इन्वॉल्व हूँ, मेरे को आगे नहीं कर रहे हैं,
तो आपको कंफ्यूजन ही मचाना है तो आप मचाते रहिए, कम से कम मेरे ऊपर तो कोई ब्लेम नहीं आएगा ना। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्कुल उनको 4-4.5 साल से जितना इंसल्ट कर सकते थे, साइडलाइन कर सकते थे, बाहर कर सकते थे, वो किया है। अच्छा, और पार्टी का वसुंधरा राजे को तवज्जो नहीं देना उनके लिए क्या ये एक क्राइसिस सिचुएशन नहीं है? और ऐसे में उनका अगला मूव क्या हो सकता है? पॉलिटिकल क्राइसिस रहेगा वसुंधरा राजे के लिए, तो भी ये देखना पड़ेगा कि वो अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाती है ना आगे, क्योंकि एक वो पावरफुल नेता, और पावरफुल नेता इतनी जल्दी से हार नहीं मानते। लेकिन वो बेवजह में अपनी इंसल्ट करवाते हुए कि ठीक है, कभी उनको बोलने नहीं दिया जाता, कभी उनको स्नब कर देते हैं, कभी उनका नाम गलत बोल दिया जाता है, इस तरह की हरकतें करके अगला कहता है कि यार मैं क्यों अपने बार बार इंसल्ट करवाऊं, और इनका मतलब एक आप वो मान लें कि हाँ आप बताओ क्या करना है, तो इनका पॉजिटिव आउटपुट लेके आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर दें। और फिर अगर उन्हीं लोगों को सरकार में आना है तो फिर वसुंधरा राजे अभी उस रिटायरमेंट वाली एज में नहीं पहुंची ना कि मैं बाहर रह के आपकी मदद करती रहूं सारी। तो और जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया है, तो वो मेरे ख्याल से कोई भी इज्जत वाला नेता यही एक्ट करेगा कि वो विड्रॉ कर जाएगा और अपनी वो स्ट्रेटजी बनाएगा कि ठीक है मेरे को आगे क्या करना है। जैसे कि 25 तारीख को प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, सुना है कि रैली है, अब उसकी रैली का क्या रिस्पॉन्स रहता है, और शायद वसुंधरा राजे भी अपना किसी तरह से अपना डिमॉन्स्ट्रेट करेगी कि उनके साथ बहुत लोग हैं। मुझे लगा, पता चला है कि कुछ इनफॉर्मल इवेंट करके शायद वो भी डिमॉन्स्ट्रेट करे अपनी स्ट्रेंथ को, कि जितनी आपकी रैलीज में लोग आते हैं उनसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर को नहीं चैलेंज करेंगे, बट बाकी नेताओं को, कि उससे ज्यादा तो मैं ले आती हूँ इनफॉर्मल इवेंट में। तो प्राइम मिनिस्टर की रैली के लोगों को आखिरी उम्मीद है कि अगर प्राइम मिनिस्टर वसुंधरा राजे को आगे ले आते हैं और कुछ सिग्नल देते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये भी देखने वाला होगा कि प्राइम मिनिस्टर की रैली में भी क्या 1-1.5 लाख लोग आ सकते हैं। तो 25 तारीख को राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की आगामी रैली से क्या इशारे मिलते हैं, इस पर पॉलिटिकल पंडितों की नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित परिहार हमसे बातचीत करने के लिए। 5 अक्टूबर से आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने जा रही हर टीम अपनी तैयारियों को फिनिशिंग टच देने की जद्दोजहद में जुटी है। इंडिया का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज आज से शुरू होने जा रही है। पहला मुकाबला पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन मोहाली के मैदान पर आज दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने इस श्रृंखला के शुरुआती 2 मैचों में रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ियों को आराम दिया है। वहीं अश्विन जैसे सीनियर खिलाड़ियों को लंबे अरसे बाद वनडे टीम में जगह मिली है। चोट के बाद एशिया कप में दमदार वापसी करने वाले केएल राहुल के पास कप्तानी की बागडोर होगी। तो वर्ल्ड कप से पहले इस आखिरी सीरीज के लिए भारत अपने कौन से कलपुर्जे दुरुस्त करना चाहेगा, किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, इन सब पर हमारे साथी कुमार केशव ने बात की है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से। इकबाल, ट्रेन से हम कहीं जा रहे होते हैं और जब हमारा गंतव्य बिल्कुल करीब होता है, एक आध स्टेशन पहले, हम अपने सामान जो है ट्रेन में रखे होते हैं उसको बटोरना शुरू करते हैं कि वो वाला थैला वहां रखा था उसको उठा लो, गमछा तो नहीं छूटा, चार्जर रख लिया क्या, ईयरफोन जो हमने यूज किया था वो बैग में डाल लिया क्या, वॉलेट तो नहीं छूटा, पानी का बोतल, पानी बच रहा है तो पानी रख लो। तो ये सब चीजें जो है ना बटोरने लगते हैं कि भाई स्टेशन आने वाला है, अपना गंतव्य आने वाला है। वैसे जो वर्ल्ड कप की गाड़ी है ना प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है, और उससे ठीक पहले ऐसी ही तैयारी के तौर पे इस सीरीज को देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा केशव आपने, और बहुत बढ़िया मिसाल भी दिया आपने। सही बात है। देखिए, एशिया कप में ज्यादातर चीजें जो है वो फाइन ट्यून कर ली गई हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इस सीरीज में एड्रेस की जाएंगी, और शायद एक अच्छा मौका है उन प्लेयर्स के लिए जो बैकअप के तौर पर शायद टीम में होंगे, या वो प्लेयर्स जो थोड़ा नीचे खेलते हैं या ज्यादा इतना मौका नहीं मिल पाता बड़े प्लेयर्स के रहने से। तो आई थिंक उन प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वनडे सीरीज, क्योंकि पहले 2 मैचेस में रोहित नहीं है, विराट नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, कुलदीप यादव नहीं है। तो इन 4 रेगुलर मेंबर्स के न होने से अब यहाँ पर हमें सूर्य कुमार यादव के ऊपर निगाह रहेगी। श्रेयस अय्यर को इतना मौका नहीं मिला। इसके अलावा और भी प्लेयर्स होंगे, अश्विन आए हैं टीम में तो उनका भी देखना रहेगा। ईशान किशन ऊपर आएंगे, क्या करेंगे वो, अपनी पिचेस हैं में शुभमन गिल किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। शुभमन गिल क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छा खेलते हैं, तो एक तरह से और भी ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर करने वाली बात होगी इस सीरीज में। अन्यथा अगर देखा जाए तो ओवरऑल भारत की जो फर्स्ट चॉइस 11 है वो पूरी तरह से तैयार है वर्ल्ड कप के लिए।
ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से देखें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज गंवा करके आई है, लगातार 3 मैच हार के आई है 5 मैचों की सीरीज का। उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपने जैसे बताया भी कि इस टीम में जो है इंडियन टीम, उसमें जो बड़े खिलाड़ी हैं, अहम खिलाड़ी, उनको रेस्ट दिया गया। तो देखिए, पिछली बार ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भारत आई थी तो भारत का सुपड़ा साफ कर दिया था उन्होंने, 3-0 से भारत को हराया था। और ऑस्ट्रेलिया बेशक हार के आ रहा है साउथ अफ्रीका से, बट जिस ब्रांड की क्रिकेट ये खेलते हैं ना केशव, आप इनको पिछली सीरीज से नहीं आंक सकते कि यार पिछली सीरीज ये हारे हैं तो हम इनको पटक देंगे। नहीं, ऑस्ट्रेलिया बहुत कमाल की टीम है और अपने दिन में ये क्या कर सकती है। याद करिए 2019 का वो मैच केशव, जिसमें एस्टन टर्नर ने आकर के क्या तूफान मचा दिया था, 359 रन चेज कर गया था ऑस्ट्रेलिया इसी मोहाली के मैदान पर। तो आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बहुत कांटे की सीरीज होने वाली है ये। ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। कप्तान पैट कमिंस भी चोट के बाद वापस आ रहे हैं, स्टीव स्मिथ भी होंगे उस टीम में, हालांकि ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल स्टार्क वहां नहीं होंगे। भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 है उसमें आप किन खिलाड़ियों को देखते हैं? देखिए, अब ये डेफिनेटली ऐसा होगा कि ईशान किशन ओपन करेंगे शुभमन गिल के साथ। नंबर 3 संभवतः मुझे लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव को खिलाया जाएगा, क्योंकि सूर्या को जब तक आप गेम टाइम नहीं देंगे, नीचे खिला करके शायद इतना फायदा नहीं होगा, तो आप ऊपर खिलाना चाहेंगे। हालांकि अगर मेरी चॉइस की बात करूं तो मैं सूर्या को नंबर 5 पे खिलाना चाहूंगा, जहां पर आकर के वो आक्रामक बैटिंग करें। बट मोस्ट लाइकली नंबर 3 पर सूर्या, 4 पर श्रेयस अय्यर, 5 पर केएल राहुल, 6 पर मुझे लगता है कि तिलक वर्मा को खिलाएंगे, 7 पे जडेजा, 8 पे अश्विन, 9 पे शार्दुल, 10 पे सिराज और 11 पे बुमराह। ये आई थिंक प्लेइंग 11 भारत का होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर केशव और इकबाल ने हमारे क्रिकेट वाले पॉडकास्ट बल्ला बोल में डिटेल्ड और इन डेप्थ बात की है। बस थोड़ी देर में वो पॉडकास्ट भी आने वाला है। मज़ेदार बातचीत की है दोनों ने, तो उसे भी ज़रूर सुनिएगा। और अब नज़र डालते हैं देश विदेश के अखबारों की सुर्खियों पर। शुभम तिवारी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। चलिए देश के अखबारों से शुरू करते हैं, क्या है सुर्खियाँ? गुड मॉर्निंग। महिला आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी, 72 सांसदों ने विधेयक पर राय रखी। कुल मिलाकर 10 घंटे 30 मिनट तक इस बिल पर चर्चा हुई। हिंदुस्तान अखबार की पहली खबर है। अखबार आप कोई दूसरा भी इसके बरक्स उठा सकते हैं, जैसे जनसत्ता उठाइए तो संसद की लगी मुहर, और अखबारों में महिला आरक्षण बिल संसद से हुआ पास। तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ये बिल पारित हो गया है और राज्यसभा में इसके पक्ष में 214 वोट पड़े, जबकि विरोध में किसी ने भी वोट नहीं किया। इसके अलावा सभी अखबारों के पहले पन्ने पर भारत और कनाडा के जो बिगड़ते संबंध हैं उससे जुड़ी खबर है। जनसत्ता अखबार पर हेडलाइन है कि भारत ने कनाडा को आतंक के लिए सुरक्षित पनाहगाह बताया, वीजा सेवाओं पर भी अस्थायी रूप से रोक लगाई। उधर ट्रूडो ने कहा है कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बहुत ही विश्वसनीय हैं और भारत को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। मणिपुर से जुड़ी खबर इंडियन एक्सप्रेस पर मैं शुभम पढ़ रही हूँ। 16 सितंबर को पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया था, जिन पर अत्याधुनिक हथियार रखने और सुरक्षा बलों की वर्दी पहनने के आरोप थे। अब इन्हीं युवकों की बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन और कोर्ट पर धावा बोल दिया। बदले में सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिसमें से 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। और राज्य सरकार ने इम्फाल के 2 जिलों में जो दी गई कर्फ्यू में ढील थी उसे भी रद्द कर दिया गया है और भारी फोर्स भी तैनात कर दी गई है। दैनिक भास्कर पर एक खबर है कि चंद्रयान 3 के आज जागने की उम्मीद, इससे रोवर लैंडर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर एक बार फिर से आज से काम कर सकते हैं। 14 रातों के बाद चांद के दक्षिण ध्रुव पर एक बार फिर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी है और इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्लीप मोड पर डाले गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से आज कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। दूसरा, आईएनएस विक्रांत जैसा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तैयारी है। 40,000 करोड़ में ये बनेगा। ये भी दैनिक भास्कर पर खबर है। अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत बनाने वाली केरल की कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से ही बनवाया जाएगा और इसे बनाने में करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वो खबर भी कई अखबारों में है। मैं दैनिक जागरण के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि रेलवे बोर्ड ने रेल हादसे में शिकार हुए लोगों को मिलने वाला मुआवजा 10 गुना बढ़ा दिया है। अब अगर ट्रेन हादसे में किसी पैसेंजर की मौत होती है तो उसके परिजन को 50,000 रुपए की जगह 5 लाख रुपए सहायता राशि मिलेगी और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 25,000 रुपए की जगह 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कनाडा के साथ जारी डिप्लोमेटिक टेंशन के बीच
शुभम, कल सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। ये खबर मैं जनसत्ता पर देख रही हूँ, बाकी कई अखबारों में इस खबर को प्रमुखता से लिया गया है। इसमें सरकार ने टीवी चैनल्स को ऐसे लोगों को ना बुलाने की सलाह दी है जो भारत विरोधी बयानबाजी करते हैं। एशियन न्यूज़ अखबार पर खबर है कि देश के मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं अब विदेश जिसमें यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन यानी WFME ने 10 साल की मान्यता दी है और अभी तक MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र वो केवल भारत में ही प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन अब वो विदेशों में भी प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है शुभम, तो ये तो देश के अखबारों का हाल आपने बताया। अब विदेश के अखबारों में कौन सी बड़ी खबरें छपी हैं आज? अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो पहले आज डॉन अखबार पाकिस्तान के हवाले से खबर, पाकिस्तान में जनवरी के आखिरी सप्ताह में आम चुनाव कराए जाने की घोषणा वहाँ के चुनाव आयोग ने की है। न्यूयॉर्क टाइम्स पर खबर है कि दिग्गज मीडिया कारोबारी रूपर्ट मर्डोक ने कहा है कि वो फॉक्स एंड न्यूज़ कॉर्प के चेयरमैन पद से हट रहे हैं और अब उनके बेटे लॉकलन दोनों कंपनियों का नेतृत्व करेंगे। 92 साल के मर्डोक ने 1996 में फॉक्स न्यूज़ की शुरुआत की थी और ये अमेरिका में सबसे अधिक देखा जाने वाला टीवी न्यूज़ चैनल है। और एक खबर रॉयटर्स पर है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने चीन के दौरे की अपनी शुरुआत की है और साल 2004 के बाद की पहली उनकी सरकारी चीनी यात्रा है। और ऐसे समय में जब सीरिया भयानक गरीबी और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा है, सीरिया के राष्ट्रपति चीन के साथ जाहिर तौर पर आर्थिक मदद की उम्मीद में, और दूसरा जो दुनिया जहान में राष्ट्रपति असद और सीरिया अलग थलग पड़ा है उसकी दोबारा वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं जिन पर बातचीत हो रही है। थैंक यू शुभम। 22 सितंबर की तारीख इतिहास की गलियों में क्यों आबाद है, आइए वो भी जान लेते हैं। माइकल फेराडे का जन्म आज ही के दिन 1791 को इंग्लैंड में हुआ था। फेराडे ने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट पेश किया था और आज हम स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोटर का, तो उसमें फेराडे का योगदान होता है। आज ही का दिन था वो साल 1990 में जब इराकी सेना ने पश्चिमी ईरान की सीमा में घुसपैठ कर जंग की शुरुआत की और ये जंग 8 साल तक चली। माना जाता है कि इस दौरान 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। 1539 में सिख संप्रदाय के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का करतारपुर में निधन हुआ था। लोकप्रिय अमेरिकी शो फ्रेंड्स 1994 में आज ही के दिन शुरू हुआ था। तो इसी के साथ वक्त हो गया है आज का दिन पॉडकास्ट यहीं खत्म करने का। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। शो को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड डिजाइन कपिल देव सिंह का रहा। मेरा नाम खुशबू कुमार है। अगली मुलाकात आपसे 10 बजे के न्यूज बुलेटिन में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।